बड़े से लीपे पोते चौके में 3-3 चूल्हों में आग भड़काए सुभद्रा एक बस्त्रा बनी एक नाच सी पतीली में दाल घुट रही थी। अहिल्या को देखकर पास ही दाल पिसती अपनी प्रौढ़ा भाभी को संबोधित कर बोली, यही है हमारी कलकतिया लल्ला वाली भतीजी, कल शाम ही आए हैं ये लोग। बार बार इसे देखकर अभागी छोटी की ही याद आ रही है। क्या करूं, कलेजा उमड़ा आ रहा है। आंख का आंचल धरकर रोने में उसके यौन पयोधरे की यौनिका एकदम ही उठ गई। इसका उसे कोई क्षोभ नहीं था। वह तो काल्पनिक असुरजल पूछती अपनी तापसी देवरानी का ही गुणगान बघारती रही। क्या कहूँ भौजू, ऐसी लक्ष्मी थी इसकी माँ, पर भाग में सुख रहा हो तब न। गृह में तो शनिचर देवता विराजमान थे, कहाँ से राज भोगती। जिसे भोगना था वह तो भोग रही है। किले ने मतलब क्यों नहीं कहती अपने विराट नथ हिलाती उसकी भाभी उड़द पीसना स्थगित कर बड़े मनयोग से उसकी बातें सुनने लगी। सुभद्रा ने आंचल के कोर से देख लिया कि भाभी ने तब से 2.5 दाना भी उड़द को नहीं पीसा था। इसी से प्रसंग बदलकर उसने पैतरा बदल लिया। पीसो हो बौजू, चटपट 4 बड़े उतारू, तब इन स्कूलियन की पलटन को जिमाऊं। भौजू को ननद के अनर्गल कमेटी में बड़ा ही रस आ रहा था। अहिल्या अनमनी सी बड़ी भाभी के साथ छुहारे कुतरवा रही थी। न चाहने पर भी ताई की फुसफुसाहट उसके कानों में विष घोल रही थी। हाथों बंगाली साली ने लल्ला पर जादू डाल दिया। कुछ दिनों तक सुना बकरा बनाकर छोड़ दिया था। हाय राम, सच। बौजू ने सील वट्टे को एकदम ही खिसका दिया और उकड़ू होकर और निकट खिसक आई। और नहीं क्या झूठ, खुद तुम्हारे नंदोई कलकत्ता जाकर देखा थी। मार में करके सूने बगीचे में घूम रहे थे। पर कुछ भी कहो हो बौजू, गलती तो नंदी की भी थी। धरती साली के 2 लाख। किले ने ननद की कठोर दृष्टि को दूर खिसकाए सील पर निबद्ध देख बौजू ने बट्टा हाथ में लेकर धीर मंथर गज से उड़द पीसने का क्रम पुनः चालू कर दिया। अरे फिर भी ओ बौजू, नंदी आए आती तो हम सर आंखों पर धरती, पर गई अपने मायके, मती जो मारी गई थी। वहां नहनिया भाभी ने 2 दिन में ही रूप दिखा दी, फिर किस मुंह से यहाँ आती। अब जोगन बनी फिर रही है। सुना है माई पूरी के आश्रम में है। भुवन के बाबू ने तो चिट्ठी भी लिखी थी, पर आए तब ना। मन ही मन बौजू जानती थी कि करकसा ननद के शासन में बेचारी नंदी आती भी किस दुस्साहस से। एकाएक 9 का घंटा बजा और दुस्साहसी घंटे को एक भद्दी गाली निकालकर सुभद्रा ने अपने छोटे नौकर भानिया को हाँक लगाई। अरे ओ भावनिया छोकरे, बुला स्कूलियों को, उन्हें खिलाऊं, तब कहे जाकर दूसरी पलटन चिमेगी। घुटनों तक एक धारीदार कच्छा पहने 12-13 वर्ष का भवनिया मालकिन की परस हाँक की उपेक्षा कर ठार से बीड़ी पीता रहा। ऊंचे कच्छे से निकली उसकी अशोक स्तंभ की सी लौह टांगे अंगद के पांव की तरह जमे ही रही। खिड़की से झांककर सुभद्रा ने देखा और चीख कर बोली, अबे ओ छोरे, जाता है या मारू चिमटा? रुक, आने दे बाबूजी को, आज ही तेरा हिसाब किताब चुकता करती हूँ। सोनिया ने मुस्कुराकर बीड़ी को पत्थर से घिसकर बुझाया और कान में घुसा। उसके ऐसे कितने ही हिसाब किताब हो चुकी थी। दिन रात मालकिन की धौस ने उसे हद दर्जे का ठीठ बना दिया था। एक अंगड़ाई लेकर वह स्कूलियों के लिए थालियां लगाने लगा। हंस रहा है छोकरा, मार दांत पीछे कर दूंगी, जा बुला स्कूलियों को। सुभद्रा ने ऐसे स्वर में कहा जैसे वह स्कूलियों को खाने के लिए नहीं, फांसी के तख्ते पर चढ़वाने के लिए बुला रही थी। थोड़ी देर में 4 किशोर बालकों को लेकर भौनिया ऐसे झूमता चला रहा था जैसे बेड़ी वाले कैदियों को लिए जेलर चला रहा हो। एक साथ ही कांसे की थालियों पर बहुत सारा भात परस पानी सी पतली दाल डालकर सुभद्रा आचमन कर चौके से बाहर कूद आई। अहिल्या का जी भर आया। कैसे प्यारे लड़के थे और कैसे खाना परस कर डाल दिया ताई ने। ऐसे भूसी सी सानी तो उसके घर के ढोरों को भी नहीं दी जाती थी। कर्नल की ऑस्ट्रेलियन गाय को दोने एक सिल्कन बुशर्टधारी ठाड़दार ग्वाला आया करता था। चारों सिर झुकाए चुपचाप उल्टे सीधे कौर डालकर उठ गए। न उनसे कुछ लेने का आग्रह किया गया, न बेचारों ने ही मुंह खोलकर कुछ मांगने की ही घृष्टता की। उनके जाते ही सुभद्रा पीसे उड़द की थाली लेकर चौके में धम से कूदी। उनके विराट देह के भार से कच्ची मीठी लिपि धड़ी कांप गई और चूल्हे अंगीठियों पर चढ़े विभिन्न पतीलों में ढक्कने खनखना उठे। ओ बाप रे! दुष्ट भौनिया छौंक सी लगाकर फिर बाहर भाग गया। बड़ी भाभी ने सिर झुकाकर हंसी रोक ली। सुभद्रा के कानों तक शायद भौनिया का रिमार्क नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए वह अपनी बड़ी हथेली पर पानी लगा पीसे उड़द फैलाती पेशेवर अंदाज में बड़े बना बनाकर कड़ाही में छोड़ती जा रही थी। हींग, कच्चे उड़द और पकते वड़ों की सोधी सुगंध पूरे चौके में फैल गई। भौनिया आ, अटाले में पानी थाली धर और बाबू से लोगों को बुला।
सुभद्रा ने हाक लगाई, पर प्रायः ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में भौनिया अपनी सजग बुद्धि का सहारा ले लोटा थाम दिशा जंगल चल दिया करता। आज भी वह किसी जादुई बौने की तरह अदृश्य हो गया। रमा ने अहिल्या के साथ पत्तले बिछाकर पानी धर दिया। मिट्टी की बनी चौकोर कच्छ सी अटालियों की लक्ष्मण रेखा में घिरकर ही गृह के पुरुष जिमते थे। किसी ने छू भी दिया तो उन्हें भूखे ही बाहर निकल जाना होता था। अहिल्या को मन ही मन अपने परिवर्तन पर आश्चर्य हो रहा था। अपने घर में उसने कभी सुराही से पानी निकालकर भी नहीं पिया था, और आज वह कठपुतली सी भाभी के पीछे पीछे घूमती काम करवा रही थी। ओ छोटी बहू, कहाँ गई? जरा अपना बनाया टमाटर का सांस तो निकालना। हमारे कलकतिया लल्ला जी अंग्रेज आदमी ठहरे, बिलायती अचार ही पसंद करे हैं, सुभद्रा ने कहा, और न जाने किस नेपथ्य से भौनिया की व्यंगपूर्ण चिढ़ाने की सी आवाज आई। के हो धुलेड़ी जो, क्या टमाटर की भी सांस होती है? ससुर। अहिल्या को हंसी आ गई। आज छोकरे, तेरे ससुर को भी इसी भट्टी में झोंकूं। साला कैसा गायब हो गया ठीक काम के वक्त। बीच रास्ते में कमर पे हाथ धरे क्या हंसी है? क्या फोटो उतारू तेरा? जा बुला ला साहब लोगों को। अब के अपने मायके गई तो वहीं का कोई कसरपुरिया छोकरा लाऊंगी। इन पहाड़ियों नौकरे ने तो मेरा दिमाग खाली कर दिया हैगा। छल्लाकर सुभद्रा ने घी गलाने धरा और जिमने वालों की प्रतीक्षा करने लगी। तुहिना एक छोटी सी शीशी में टमाटर का सास ले आई थी। आते ही उसने कभी नमक और कभी रायता लगाकर ऐसी फुर्ती दिखा दी जैसे अब तक वही मोर्चे पर डटी खड़ी थी। भौनिया मस्त हाथी की चाल से सबको लेकर लौटा तो सुभद्रा ने छोटा सा घूंघट खींच लिया। वाह लल्ला, आज तो तुम लाग लगा ही लाए। अहिल्या ने आश्चर्य से देखा। सचमुच ही कर्नल नंगे बदन एक चिट्ठी धोती पहने मुस्कुराता पतले पर जम गया। हाय पापा, दोनों हाथों से चेहरा ढककर अहिल्या हंस उठी। कर्नल के साथ ताऊ, उनके दोनों ऑफिसर बेटे शिखा सूत्र संभाले चौके में बैठ गए। उनके साथ ही एक और सुदर्शन लंबा चौड़ा व्यक्ति सबसे कोने की अटाली में बैठ गया। पहले अहिल्या उसे ठीक से नहीं देख पाई, पर अचानक आंखें चार होते ही उसके दोनों गाल लाल हो गए। यही था वह जो उसे रजाई खींचकर पूरी तरह झकझोर गया था। वह भी सकपकाकर सहमसा गया। उधर सुभद्रा अपने स्वादिष्ट व्यंजनों की बखान करती अपने ही मुख मियाँ मिट्ठू बन रही थी। ये अचार हमारी छोटी बहू ने बनाया है लल्ला, फ्रूट का कोरस पास किया है गणेश ने। बड़ी बहू को शायद भौनिया का सास प्रसंग स्मरण हो आया। वह सिर झुकाकर आंखों से धुएं के आंसू पोंछने का उपक्रम करने लगी। अहिल्या भी किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलने के लिए छटपटा रही थी, पर स्वभाव से ही घृष्ट अभिया अहिल्या को न जाने किस लाज ने छुई मुई बनाकर धर दिया था। घुटनों में ठिड्डी रहकर वह कटे छुहारों को फिर से निरर्थक ही कतरने लगी। अरे रज्जू, सकोरे कुल्हड़ आ गए या नहीं? जनवासे में 4 पलंगे भी तो कम थी, सुभद्रा ने पूछा। नहीं बुआ, पलंगे तो अभी नहीं आई। सर्किट हाउस से अच्छी पलंगे मंगवाई हैं, कुल्हड़ सकोरे उठवाकर गोदाम में धर दिए हैं। अरे कौन सा कद्दू में तीर मार दिया तेने? पलंग रखवाने को मैं कल से छींक रही हूँ। सब हो जाएगा बुआ, क्यों परेशान होती हूँ? रज्जू ने हंसकर कहा। उस हंसी में बसंती के स्वर की मिठास थी। खाना खाकर पुरुषों की पंगत उठी तो सुभद्रा ने बहू बेटियों को बुलाया। अहिल्या को बड़ी जोर की भूख लग रही थी, पर सुभद्रा की कठोर मुद्रा से सहमकर वह अधपेट खाकर ही उठ गई। बसंती का खाना सजाकर तुहिना ले जा रही थी। एकाएक सुभद्रा को 1 ही 2 दिन में पराई होने वाली बिटिया का स्मरण हो आया। ले जा बेटी, कमरे में ही थाली उठा ले जा। 1-2 दिन की और है चोरी, फिर तो पराई हो जाएगी। आंखें पोंछकर उसने कहा। तुम भी लगी हो लल्ली, नथ वाली भाभी ने रायता चाटकर कहा। गोकुल की बेटी मथुरा ब्याही, यह अल्मोड़ा और 2 कदम पर नैनीताल, आती जाती रहेगी। क्यों जी छोटा करती हो? अच्छी तरह खाना खा लो, कल तो तुम्हें निर्जल व्रत धरकर ही कन्यादान करना होगा। उनकी बातों के बीच ही अहिल्या उठकर भीतर चली गई। बासंती ने सामान्य शाही भोजन कर थाली खिसका दी थी और एक मर्दाने कुर्ते में बटन टाक रही थी। अरे तुमने तो खाया ही नहीं बसंती, अहिल्या ने आश्चर्य से थाली की ओर देखकर कहा। कितना बढ़िया खाना था। सच कह रही हो अहिल्या, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं हमारे धुएं भरे चौक में तुमसे खाया भी गया होगा या नहीं। लेफ्टिनेंट साहब कुर्ता और सूटर मांग रहे हैं। भौड़िया अपनी चौरस कमर पर दोनों बेलन से हाथ टिकाए खड़े होकर कहा। अरे रुक जा, बाप रे बाप, ये लेफ्टिनेंट साहब भी बस हुक्म चलाते हैं। कुर्ते के बटन न हो गए, तूफान हो गया।
रोज एक कमीज टाकने को दे जाते हैं। लगता है चीनी दुश्मनों ने इन्हीं के बटनों पर कस कस कर चांद मारी की है। ये ले रहा कुर्ता और यह है स्वेटर। कट से बटन का तागा दांत से तोड़कर बसंती ने भौनिया को थमाया और फिर स्वेटर थमाकर अहिल्या की ओर मुस्कुराकर बोली, उन्हें क्या पता कि उनका स्वेटर हमारे किस काम आया। अहिल्या जैसे कुछ कहने को हुई और फिर उसका चेहरा लाल पड़ गया। कुछ भी नहीं कह पाई बेचारी। बसंती कहती जा रही थी, मेरे मझले मामा जी की लड़की हैं, नेफा में पोस्टेड हैं आजकल। एक तो इन फैक्ट्री में हैं, दिन रात मामा जी परेशान रहते हैं। बड़ी मुश्किल से 7 दिन की छुट्टी मिल पाई है। मामी इन्हें 3 दिन का छोड़कर मरी थी। नानी जी ने ही पाला था। अब 80 बरस की हैं। ननिहाल के गांव में ही रहती हैं, उन्हीं से मिलकर चले जाएंगी। अहिल्या चुपचाप सुन रही थी। बसंती फिर से कहने लगी, पिछले साल इनकी शादी तुहिना भाभी के बहन राजेश्वरी से लगभग पक्की हो गई थी। फिर न जाने क्या हुआ कि ए हजरत एन मौके पर बैठ गए। वह तो इनके ही बुआ के लड़के दीनू ने बात रख ली, उन्हीं से राजेश्वरी की शादी हो गई। तुहिना भाभी तो कहती हैं कि उन्होंने कोई ईसाई एयर होस्टेस धर ली है। राम जाने, पर इतना तो जानती हूँ कि नानी जी के रहते रज्जू दादा कभी किसी ईसाई के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तुहिना भाभी की बहन इतनी सुंदर है, मेम सिगोरी, फिर नैनीताल से सीनियर कैब्रिज भी पास किया है, पर न जाने क्यों इन्हें कोई पसंद ही नहीं आती। नानी जी बस इनके ब्याह की रट लगाए हैं, पर सुने तब तो। वैसे आजकल फिर इनकी बात एक जगह चल रही है। लड़की सुना है बड़ी सुंदर है। आज अम्मा ने 5 बजे इन लोगों को चाय पर बुलाया है। अगर रज्जू दादा ने पसंद कर ली तो अम्मा आज ही टीका चढ़ा देंगी। तभी तो इतने इतरा रहे हैं हजरत। अहिल्या को भी न जाने क्यों उस अपरिचित लपटन साहब की प्रस्तावित सगाई में रस आने लगा। वह बड़ी उत्सुकता से 5 बजे की प्रतीक्षा करने लगी। पापा के सूटकेस से वह अपने कपड़े और श्रृंगार प्रसाधन सामान निकाल लाई थी। बसंती के दामी उपहार को देखकर सुभद्रा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। आहा, आखिर कुछ कहो। पसंद हमारी अहिल्या बेटी की बहुत ऊंची, कैसी बढ़िया साड़ी है और गहने भी कितने सुंदर हैं। आ तो बेटी जरा मेरे साथ। शाम को कुछ औरतों को चाय पर बुलाया है। बीच के कमरे में ही मेरे साथ जरा चाय वाय का सामान लगा दे। अहिल्या उठकर ताई के पीछे जाने लगी। बरामदे में बसंती के रज्जू दादा वही स्वेटर चढ़ाए ऐठे चले जा रहे थे। इस बार अहिल्या ने निर्भीक दृष्टि उठाई, किंतु स्वेटर पर आंखें गड़ते ही वह जमीन में गड़सी गई। इसी स्वेटर को रात भर पहने थी और आज इसी स्वेटर को एक अपरिचित पुरुष की छाती पर लगा देख उसका संकुचित हो उठना स्वाभाविक ही था। रज्जू कतराकर निकल गया और वह ताई का हाथ बटाने में जुट गई। समय से कुछ पूर्व ही निमंत्रित महिलाएं आ थमकी। भारी भारी कांजीवरम साड़ियों में पीले तप्त कांचन से रंगों वाली रूपदार 3 महिलाएं थीं और उनके साथ लज्जा से गड़ी जाती एक 15-16 वर्ष की बड़ी बड़ी आंखों वाली भरे भरे शरीर की किशोरी थी। मोटी सी गोरी सी महिला उसकी ताई थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।